मेरा नाम अस्मा है। मैं कम उम्र थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से मेरी छोटी उम्र में ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे। तो अब्बा ने मेरी शादी इस उम्र में ही अपने दोस्त के बेटे यासीन से करवाई थी। मैं इनके साथ बहुत खुश थी क्योंकि ये मुझे ज्यादा प्यार करते थे। जब तक वो जिंदा थे मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हम 10 साल बड़े खुशहाल और सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। इनकी आंखों में मेरा वजूद खटकने लगा था क्योंकि मेरा 8 साल का बेटा भी था। ये बात मेरा जेठ और देवर अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इस जायदाद का हकदार हो जाएगा। इसलिए हमें घर से निकलने पर तुले हुए थे। मैंने जैसे तैसे अपने शौहर के मरने के बाद अपनी इद्दत ससुराल में ही पूरी की थी और मेरे जेठ ने यह फैसला कर दिया था कि मेरी इद्दत खत्म होने के बाद मैं फौरन इस घर से निकल जाना चाहिए। मैं अब किसी भी हाल में यहाँ नहीं रह सकती थी क्योंकि जान जवान बेवा लड़की का शौहर के बगैर ससुराल में रहना अच्छा नहीं था। लेकिन मैं अच्छी तरह से इनकी बात से वाकिफ थी कि ये मुझे घर से क्यों निकालना चाहते थे। लेकिन मेरे पास अपने शौहर के घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि मेरे घर मेरा बाप मर चुका था और मेरा भाई तो शादीशुदा था। लेकिन इसकी बीवी तो कभी भी मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर मैं इनके पैर पकड़ लिए कि प्लीज मुझे इस घर से ना निकाले, भले ही मेरा शौहर का हिस्सा मुझे मत दीजिए। लेकिन मेरे ससुराल वाले तो बेरहम थे। उन्होंने मुझ पर थोड़ा सा भी रहम ना खाया और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को इस घर से निकाल दिया। मजबूरन मुझे अपने बेटे को साथ लेकर अपने मैके जाना पड़ा और जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो मेरे भाई ने मुझे सीने से लगा लिया। मुझे मैके आए हुए 4 दिन हो चुके थे। मेरी भाभी ने भी मेरा अच्छे से ख्याल रखा था, लेकिन इसके बाद इन्हें एहसास हो गया कि मैं और मेरा बेटा भाई पर हमेशा के लिए बोझ बनने वाले हैं। शायद यही सोचा होगा उन्होंने, तो इनका रवैया हमसे खराब हो गया। मैं इस घर की बेटी से कब इस घर की मुलाजिमा बन गई मुझे खुद पता नहीं चला था। भाई तो सारा दिन ऑफिस में गुजारा करता था और यहाँ घर में भाभी मुझ पर सारे घर का काम डालकर कमरे में आराम करती रहती। मुझे घर के काम करने में कोई मसला नहीं था, लेकिन भाभी के ताने तो मेरा जीना हराम कर दिया था और हर वक्त अपने किए जाने वाले एहसान के बारे में जताती रहती थी। तो मेरा दिल खून के आंसू होता था। मेरे भाई की बेटी भी थी, वो मेरे बेटे की जितनी उम्र की ही थी। भाभी ने तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया था, लेकिन मेरे बेटे फहाद को स्कूल भेजने की तो दूर की बात, घर के काम काजों के लिए रख लिया था। लेकिन इस बात को बर्दाश्त करना आसान नहीं था। मैं दिन रात इनकी खिदमत करती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे बेटे को तालीम नहीं दिलवाती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो भाई से फवाद के स्कूल में दाखिले की बात की तो भाई ने फवाद को भी स्कूल दाखिला करवा दिया। लेकिन इस बात को लेकर मेरी भाभी बहुत गुस्सा हो गई थी, तो रोजाना घर में झगड़ों की बरसात होती। आखिरकार एक दिन तंग आकर मैंने भाई से कह दिया कि मैं किसी बूढ़े से भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा किसी बूढ़े से ही निकाह करवा दें जो मेरा और मेरे बेटे का सारा खर्चा उठा सके। मेरा भाई भी मजबूर था, वो सारी जिंदगी मेरा खर्चा नहीं उठा सकता था। इसने रिश्ते करवाने वाली आंटी के जरिए मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया था। उम्र तो इस आदमी की 60 साल थी, मगर वो एक बिजनेसमैन था। मेरा बेटा फवाद इस रिश्ते पर राजी नहीं हुआ था। वो बहुत उदास उदास था। वो कहता, अम्मी आप दूसरी शादी ना करें वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे को रोता देखकर मैंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया था और अपनी भाभी से तंग आकर अपने भाई का घर भी छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के घर में फवाद के साथ तन्हा जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। फवाद को स्कूल में दाखिल करवा के मैंने खुद भी इसी स्कूल में उस्तानी की नौकरी कर ली और बड़ी मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी को घसीटने लगी। मैंने बेवगी के बाद वो वक्त भी देखा जब एक वक्त की रोटी खाती तो 2 वक्त खाली पेट गुजारा करती। कभी कभी मेरी आंखों में ये सोचकर आंसू आने लगती कि जब तक शौहर का साया मेरे सर पर था मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। लेकिन शौहर के जाते ही दुनिया के असल रंग मुझे नजर आने लगे थे। औरत की जिंदगी की खूबसूरती वाकई इसकी जिंदगी में शामिल मर्द के दम से होती है और इस बात का एहसास मुझे मेरे शौहर सादिक के जाने के बाद शिद्दत से होने लगा था। कभी कभी मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता तो बहुत दुखी हो जाता। वो नहीं चाहता था कि मैं इस तरह दर दर की ठोकरें खाऊं, लेकिन मुझे भी यह बात गवारा नहीं थी कि मेरी वजह से इसका शादीशुदा घर खराब हो जाए। मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे दुनिया के सभी रंग नजर आ गए थे और मैंने फैसला किया कि मुझे अपने इस जॉब के साथ कोई ना कोई छोटा सा काम शुरू कर देना चाहिए ताकि जिंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं। वैसे भी जवाब बड़ा हो रहा था
और इसकी जरूरियात में इजाफा हो रहा था। मैंने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा और भाई के दिए हुए पैसों को जमा करके एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां मैं औरतों के मेकअप वगैरह का सामान बेचने लगी थी। सादिक के जाने के बाद से मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने लगा था। मेरी मुस्तकबिल मजाजी, मेरी मेहनत और मेरी दुआएं रंग ले आई थी और मेरी ये छोटी सी दुकान बड़ी हो गई थी। मैं खुद भी दुकान चलाती थी और फवाद की पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो देने की कोशिश करती थी। कई साल ऐसे ही गुजर गए। मेरा कारोबार चमक गया और मेरी दुकान एक बड़े स्टोर में बदल गई। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मैंने नई चीजों का इजाफा भी किया और काम करने के लिए मजीद बेवा और बेसहारा औरतों को भी अपने पास रख लिया। मैं अपने काम से पूरी तरह मुतमईन थी। शबाबी एक दिन मेरी दुकान पर मेरा देवर असद आया था। 8 साल के बाद इसे अपनी आंखों के सामने देखकर माजी के सारे जख्म ताज़ा हो गए। असद का तो पहले इस बात पर यकीन न आया कि मैं जिंदगी में इतनी आगे बढ़ चली हूँ और एक चमकते हुए कारोबार की मालिक बन गई हूँ। लेकिन जब इसे एहसास हुआ तो वो शर्मिंदा हो गया और वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि बड़े भाई के फैसले के आगे वो सर नहीं उठा सका था, जबकि इसे मेरे और फवाद के दुख का एहसास था। मैंने ये सोचकर असद को माफ कर दिया कि वो मेरे शौहर असद का भाई है और असद अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। असद हमारे घर आने जाने लगा था और फवाद से बहुत मोहब्बत करने लगा था। असद का बेटा मेरे बेटे फवाद का हम उम्र था। इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को चाचा का प्यार मिल गया है। वो बेचारा तो सारी उम्र रिश्तों के लिए तरस गया था। फवाद अब 16 साल का होने वाला था और इसके अंदर पिछले कुछ दिनों में काफी तब्दीली आ गई थी। मैं दुकान से घर आती तो वो मुझे खोया खोया सा नजर आता था। घर से बाहर निकलता तो रात को देर से घर आता था। मैंने घर में काम के लिए नौकरानी रख ली थी और वो मुझे अक्सर कहती कि पता नहीं बीबी जी फवाद साहब को क्या हो गया है, सारा वक्त अकेले कमरे में बंद रहते हैं। मैं जब भी फवाद से इस बारे में पूछती तो वो कहता कि इम्तिहान करीब है और वो तैयारियों में मसरूफ है। मैंने शुरू से फवाद की अच्छी तरबियत की थी, इसलिए मुझे इसके बिगड़ जाने का डर नहीं था। वैसे भी वो मेरे देवर असद के बेटे फरहान के अलावा और कहीं नहीं जाया करता था। फवाद के इम्तिहानों में बस कुछ दिन बाकी रह गए थे और आजकल पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। मेरा काम भी बहुत बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे शरीर चक्कर आ रहे थे। एक दिन मैं स्टोर से घर लौटी तो चकराकर फवाद के कदमों में ही बेहोश हो गई। वो मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया और करीबी क्लिनिक ले आया, जहां पहुंचकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये सर्दियों की एक शाम थी, लेकिन फिर भी मेरा सारा वजूद पसीने से शराबुर हो गया था। मैं डॉक्टर की क्लिनिक में बैठी थी और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। ये कैसे हामिला हो गई थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं एक बेवा औरत थी। मेरे शौहर के इंतकाल को कई साल गुजर गए थे और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं 2 महीने से उम्मीद से हूँ। इस बात ने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने इनकार में सर हिला दिया। तब मैं अपनी रिपोर्ट उठाए खामोशी से क्लिनिक से बाहर निकल आई। बाहर मेरा बेटा खड़ा था। मुझे देखकर फिक्र से पूछने लगा, अम्मा सब खैर तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा है? आप अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? फवाद के सवालों पर मैं इससे नजरें चुराने पर मजबूर हो गई थी। मैं इसे क्या बताती कि मैं कैसे हामिला हुई हूँ, और वो भी उम्र के इस हिस्से में। वो तो मुझे बदकिरदार ठहरा देता, जबकि मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया है। मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और शौहर की वफात के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक था। लेकिन मेरी रिपोर्ट्स ठीक कर बता रही थी कि मेरे शौहर की जगह कोई और ले चुका है। मेरी आंखों के सामने मेरे मरहूम शौहर का वजूद चला आया था। मैं कभी इनसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती थी, तो फिर किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना तो बहुत ही अलग बात थी। फवाद के बार बार पूछने पर मैंने इसको झूठ कह दिया कि कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा है। मेरी बात सुनकर फवाद नाराज होकर कहने लगा कि जब से बाबा का इंतकाल हुआ है आप अपना ख्याल ही नहीं रखती। अब आप रात को जल्दी सो जाया करें। मुलाजिमा के होते हुए भी आपको घर के सारे काम खुद करने होते हैं, फिर मुलाजिमा रखने का क्या फायदा है? और मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि आप मेरी फिक्र में परेशान रहें। मैं जानता हूँ कि बाबा के जाने के बाद आपको वहाँ ज्यादा मेरी फिक्र है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना ख्याल ना रखें, आप अपना ख्याल ना रखें। इसकी बात सुनकर मैं दुख से मुस्कुरा दी थी।
पहले ही मैं सादिक के अचानक चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी और अब सालों बाद इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अगर इस वक्त फवाद का साथ ना होता तो शायद मैं जीने की इस भी छोड़ हो चुकी थी। लेकिन कभी कभी मोहब्बत और उम्मीद इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि इसे सामने वाले की बुराइयां और कोताहियां नजर ही नहीं आती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं फवाद से इतनी शदीद मोहब्बत करती थी कि मैं इसकी खामियों को जान ही नहीं पाई थी। मैं फवाद के साथ घर आ गई थी और मुस्तकिल यही सोच रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ है और मैं दुनिया वालों को और अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। इन सब सवालों ने मेरी तबीयत मजीद खराब कर दी थी। मैं सच का पता लगाना चाहती थी और यही सोच रही थी कि किसी तरह सच का पता लगाऊं। दूसरी तरफ मैं फवाद में भी काफी तब्दीली महसूस कर रही थी और इस बात ने भी मुझे परेशान कर रखा था। इसके टेस्ट में मुस्तकिल खराब नंबर आ रहे थे और टीचर ने मुझे फोन पर यही बताया था कि आजकल फवाद का ध्यान कहीं और ही है। मैं फवाद के मुताल्लिक हर बात अब खुलकर हसद से कर लिया करती थी, क्योंकि फवाद उम्र के जिस हिस्से में था इसे बाप की शदीद जरूरत थी और बाप के चले जाने के बाद मैं चाहती थी कि इसका चिच्चा ही इसके सर पर शफकत का हाथ रखे और इस पर कड़ी नजर रखे ताकि वो किसी गलत रास्ते के इंतखाब न कर बैठे। यही सोचकर मैंने अपने देवर को फोन लगाया और इसे फवाद की पढ़ाई के सिलसिले में बात की। तब वो कहने लगा, भाभी आप परेशान न हो, फवाद पढ़ाई के लिए मेरे ही घर आता है, वो सारा वक्त यही गुजारता है। इसकी बात सुनकर मुझे काफी तसल्ली हो गई थी। फवाद भी आजकल मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगा था। इसका यूं मेरी फिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा जवान हो गया था, लेकिन मैं इस हमल का क्या करती जो मेरे पेट में परवान चढ़ रहा था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, गलती से भी बच्चा जाया करवाने के बारे में मत सोचिएगा। इसीलिए मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं ये पता लगाऊं कि ये बच्चा किसका है। दुकान के अलावा ना ही मैं कहीं आती जाती थी, ना ही मेरा किसी से कोई ऐसा रिश्ता था। मेरे घर में फवाद के अलावा कोई मर्द नहीं था। मेरे लिए हकीकत जानना बहुत ही मुश्किल था कि ये सब किसने किया होगा। जो कुछ भी हुआ था वो मेरे इल्म में नहीं था। यकीनन रात के अंधेरे का ही सहारा लिया गया था। ये सोचकर मैंने अपने मुलाजिमा के आगे एक पेशकश रख दी कि अगर वो एक रात मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाए तो मैं इसे 5000 इनाम दूंगी। वो खुशी खुशी 5000 की लालच में राजी हो गई। मैंने इसे अपने बिस्तर पर लिटाकर मुंह पर कंबल उड़ा दिया और कहा कि जो मर्जी हो जाए वो यहाँ से नहीं उठेगी। और फिर मैं लॉन की तरफ खुलने वाले कमरे की खिड़की के पास आकर छुप गई। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह करने से मुझे ये पता चलेगा कि नहीं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर ही मेरे दामन पर ये दाग लगाया है। काफी देर वहाँ खड़े रहने के बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई थी और फिर जब मैंने मजीद रुकने का इरादा तुर्क कर दिया तो अचानक से कमरे का दरवाजा खुला था। तब मैं सांस रोके कमरे के अंदर का मंजर देखने लगी और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि आधी रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा आया था, जिसने मुझे कहा था कि वो सारी रात फरहान के साथ गुजारने वाला है। और कुछ देर पहले ही मैंने असद को फोन करके इस बात की तसल्ली भी की थी कि वो इसी के घर मौजूद है। फिर फवाद इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? मैं हैरान होकर इसे देख रही थी। वो दबे पांव मेरे बिस्तर तक आया था। अब करीब आते ही इसने नौकरानी को अपनी माँ समझकर इसके पैरों को पकड़कर हिलाया था, जैसे चेक कर रहा हो कि मैं गहरी नींद सो रही हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है। कहीं इसी ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ऐसा ख्याल आते ही मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं एक माँ थी, अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी। जब फवाद को यकीन हो गया कि नौकरानी यानी मैं गहरी नींद सो रही हूँ, तब इसने आहिस्ता से जाकर मेरी अलमारी में से काफी सारे पैसे निकाल लिए। फवाद की हरकत देखकर मैं मजीद परेशान हो गई थी और खुद को कमरे से बाहर न रोक पाई। मैं तेजी से घूमकर जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो फवाद कमरे से बाहर निकल रहा था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर इसकी 14 तबक रोशन हो गई थी। मैंने गुस्से में फवाद से पूछा कि ये सब क्या है और इसकी जेब में हाथ डालकर नोटों की गट्टी निकाली और इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी और तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाया है। अब सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है और तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे से ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने जिंदगी में पहली बार फवाद के मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ खाकर तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे।
इसने रोते हुए बताया कि मेरे देवर के बेटे फरहान ने इसे नशे की लत में मुब्तला कर दिया है और इसी नशे के लिए इसे पैसों की जरूरत पड़ती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मुख्तलिफ किस्म के नशे करता है। फवाद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। असद ने तो मुझे ऐसे कोई बात नहीं बताई थी, जबकि फवाद कह रहा था कि चिच्चा को अपने बेटे की हर हरकत का इल्म है और फिर इसने मुझ पर एक ऐसा इंशकाब किया जिसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। फवाद कहने लगा कि वो रोज रात को मेरे दूध में नशे की दवा मिलाकर जाया करता था, क्योंकि चा ने इसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर वो चाचा की बात न मानता तो फरहान इसे नशा फराहम न करता। इसकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालों बाद मेरा देवर मेरी जिंदगी में आया भी तो एक नए दुख की दास्तान रकम करने के लिए। मेरे बेवा होने के बाद भी इसने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। इस बात का मुझे गम नहीं था, लेकिन मेरे जवान बेटे को नशे की लत में डालकर अपने ही घर चोरी करना सिखाकर जो इसने किया था वो मेरे नजदीक बहुत बड़ा गुनाह था और मुझे हर रात नशे की दवा देने का जो मतलब था मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मुझे अपने शौहर सादिक की बात याद आई थी, जिसने शादी के शुरू के दिनों में मुझे ये बात समझाई थी कि असद की आदत कुछ ठीक नहीं है, इससे दूर ही रहना। लेकिन इस वक्त मैं सादिक की बात को समझ नहीं पाई थी और आज सालों बाद मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। असद ने एक दफा फिर मेरी हंसती बसती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वजह मुझे मालूम नहीं थी। मैंने फवाद को सख्ती से कहा कि वो आइंदा नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं और मैं खुद आधी रात को ही असद के घर पहुंच गई और इसकी बीवी के सामने ही अपने सारे सवाल पूछने लगी। पहले तो वो गंग रह गया और फिर इसने सारी हकीकत बयान कर दी। सादिक की मौत के बाद मुझे घर से निकालकर इन लोगों ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन असद अपनी अय्याशी की वजह से इस जायदाद को संभाल न सका और हर चीज बेच दी। बहुत मुश्किल से नौकरी करके वो गुजारा कर रहा था। बेज़ाहिर वो लोग अच्छे खासे लगते थे, लेकिन दर हकीकत अंदर से खोखले हो चुके थे। वो अपने बच्चों की तरबियत भी ठीक तरह से नहीं कर सका और इसका जवान बेटा नशे जैसी लत में मुब्तला हो गया था। जब असद ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते देखा तो इसकी नीयत कारोबार के साथ साथ मुझ पर भी खराब हो गई, क्योंकि मैं अब भी बहुत खूबसूरत थी। इसने मेरे बेटे को अपना निशाना बनाया और इसे नशा की लत में मुब्तला कर दिया और हर रात मेरे साथ बदकिरदारी करता रहा, यहाँ तक कि मैं हामिला हो गई। इसने सोचा था कि जब मैं हामिला हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से निकाह के बारे में सोचूंगी और वो खुद मुझसे निकाह कर लेगा। इस तरह वो मेरे जमाई कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और नशे की वजह से फवाद भी इसके रास्ते का निशाना रहेगा। असद की हकीकत जानकर मेरे होश उड़ गए थे। पहले ही मैंने अपनी जिंदगी में क्या कम तकलीफ उठाई थी, जो अब असद मेरे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था। मैंने इसे कहा कि वो अब ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि मुझे मजलूम समझकर वो मुझे इस्तेमाल करेगा और मैं मजबूर होकर इस्तेमाल होती चली जाऊंगी। मैं वहां से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन गई। मैंने असद पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था और इसके बेटे फरहान पर भी, जिसने मेरे मासूम से बेटे को नशे की लत में मुब्तला किया था। वो दोनों बाप बेटा जेल में थे और अपने किए की सजा भुगत रहे थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरा हमल खुद ब खुद जाया हो गया था। इस वक्त के बाद से मैंने कभी दोबारा इस रिश्ते पर भरोसा न किया था। आज मैं पलटकर अपनी पूरी जिंदगी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बेवा होना शायद मेरा गुनाह बन गया था। हमारे माशरे में एक बेवा औरत को जीने का हक क्यों नहीं दिया जाता? अगर वो अपनी औलाद की खातिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती तो इसे इस माशरे में इस कदर क्यों जलील और रुस्वा किया जाता है? क्या मुझे इस वक्त अपने बेटे को छोड़कर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? क्या शादी के बाद मेरे बेटे को वो प्यार मिलता जिसका वो हकदार था? आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन मेरे इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।